हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन पाठ 1 से प्रबंध के उद्देश्य पढ़ेंगे। यहाँ हम प्रबंध के 3 उद्देश्यों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है संगठनात्मक एवं आर्थिक उद्देश्य, दूसरा नंबर है सामाजिक उद्देश्य और नंबर 3 पर है मानवीय उद्देश्य। सबसे पहले हम संगठनात्मक एवं आर्थिक उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। पर्सिवल वाइट ने अपनी पुस्तक में ठीक ही लिखा है कि प्रबंध प्रमुख रूप से वह क्रिया है जो सदैव एक न एक प्रकार के लाभ के लिए विभिन्न आर्थिक शक्तियों, भूमि, श्रम एवं पूंजी में समन्वय स्थापित करती है। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि बिना आर्थिक हित के कोई भी व्यावसायिक कार्य करना नहीं चाहेगा। मतलब यहाँ कहने का तात्पर्य है कि बिना लाभ के या बिना मुनाफे के कोई भी व्यावसायिक कार्य करना नहीं चाहेगा। आर्थिक लाभ की आशा ही व्यक्ति या संस्था को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। पीटर एफ ड्रकर का मत है कि एक न्यूनतम लाभ न केवल उपक्रम के लिए अपितु समाज के अस्तित्व के लिए भी आवश्यक है। प्रबंध का उद्देश्य है कि वह जोखिम उठाए, जोखिम उत्पन्न करे। जब तक जोखिम के लिए व्यवस्था नहीं की जाती, उत्पादन क्षमता के नष्ट होने का भय बना रहता है। इसलिए यह न्यूनतम लाभ उन जोखिमों के लिए पर्याप्त होना चाहिए जो कि प्रबंध को अनिवार्यतः उठानी पड़ती है। लाभ ही निष्पादन की अंतिम कसौटी है। बेहतर लाभों से व्यवसाय का भावी विस्तार संभव होता है। संगठनात्मक उद्देश्य 3 बातों पर बल देते हैं। नंबर 1, संगठन का अस्तित्व अक्षुण्ण रहना चाहिए। नंबर 2 पॉइंट है लाभार्जन होना चाहिए, व्यवसाय का विकास होना चाहिए। ये इसमें 3 बातें शामिल की गई है। दूसरा पॉइंट है सामाजिक उद्देश्य। प्रबंध का दूसरा प्रमुख उद्देश्य सामाजिक होता है। सामाजिक उद्देश्य से हमारा आशय है कि व्यावसायिक उपक्रम को नंबर 1 केवल उत्तम गुणवत्ता की वस्तुओं का ही निर्माण करना चाहिए, समाज के लिए हानिकारक वस्तुओं का नहीं। नंबर 2 उपभोक्ताओं से केवल उचित मूल्य ही वसूल करना चाहिए तथा एकाधिकार के रूप में समाज का शोषण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। नंबर 3 अपने उत्पाद के संबंध में मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन नहीं करना चाहिए। नंबर 4 श्रमिकों को उचित मजदूरी का भुगतान करना चाहिए। नंबर 5 श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याण की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए। नंबर 6 श्रमिकों के लिए स्वच्छ, स्वास्थ्यप्रद एवं पर्याप्त आवास की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। नंबर 7 कारखानों में प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरणीय विकास पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। नंबर 8 श्रमिकों के कार्य की दशाएं एवं कार्य के घंटे उचित हो, यह सुनिश्चित करना चाहिए। नंबर 9 विनियोजकों की पूंजी पर उचित ब्याज व लाभांश प्राप्त हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 10 सरकार को ईमानदारी पूर्वक कर चुकाना चाहिए। नंबर 11 राष्ट्र की निरंतर प्रगति हो, इस बात को विशेष रूप में ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 12 उत्पादन क्रिया निर्बाध गति से चलती रहे, मांग व पूर्ति में संतुलन कायम रहे तथा उपभोक्ता वर्ग के प्रति सहानुभूति रहे, इसे सदैव ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 3 पॉइंट है मानवीय उद्देश्य। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि व्यवसाय में भूमि, कच्चा माल व मशीन जैसे जड़ पदार्थ ही नहीं होते, अपितु उसमें प्रबंधक, संगठनकर्ताओं तथा श्रमिकों की एक विशाल सेना भी होती है। इन सबके प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाना शीर्ष प्रबंध या व्यवसाय के स्वामी का प्रमुख उद्देश्य होना
चाहिए। मानवीय दृष्टिकोण अपनाने से बहुत सी समस्याएं हल हो सकती है। हड़ताल, बंद, असंतोष, काम बंदी आदि का सामना करने की नौबत नहीं आती। मानवीय दृष्टिकोण व्यावसायिक उपक्रम को प्रगति के शिखर पर पहुंचाने में सहायक होता है। जनरल फोर्ड्स कॉरपोरेशन के भूतपूर्व अध्यक्ष क्लेरेंस फ्रांसीसी का यह कथन समीचीन लगता है कि कर्मचारियों के साथ मानवीय व्यवहार करना, उन्हें उपयुक्त पारिश्रमिक देना, समस्त आवश्यक जानकारी प्रदान करना तथा समय समय पर उन्हें अभिप्रेरित करना प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि इस पर व्यवसाय की प्रगति निर्भर करती है। आगे हम प्रबंधन का सामाजिक उत्तरदायित्व के बारे में पढ़ेंगे। प्रबंधन को आज केवल नियोक्ता का ही प्रतिनिधि नहीं माना जाता, अपितु समूचे समाज का प्रतिनिधि माना जाता है। अतः प्रबंधन ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता जो समाज की आकांक्षाओं, आवश्यकताओं तथा हितों के प्रतिकूल हो। जैसे जैसे प्रबंधन का विकास एवं स्वतंत्र पेशे के रूप में होता जा रहा है, वैसे वैसे समाज के प्रति उसका उत्तरदायित्व बढ़ता जा रहा है। प्रबंधन के सामाजिक उत्तरदायित्व को हम निम्नलिखित शीर्षकों से व्यक्त करना उचित होगा। नंबर 1, उपभोक्ताओं के प्रति उत्तरदायित्व। नंबर 2, समाज के प्रति उत्तरदायित्व। नंबर 3, व्यवसाय के स्वामी के प्रति उत्तरदायित्व। पूर्तिकर्ताओं के प्रति उत्तरदायित्व, सरकार के प्रति उत्तरदायित्व, अन्य राष्ट्रों के प्रति उत्तरदायित्व, कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व। अगला पॉइंट है स्वयं के प्रति उत्तरदायित्व। पहला पॉइंट है उपभोक्ताओं के प्रति उत्तरदायित्व। प्रबंधन का यह सर्वोपरि कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व है कि वह ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं को संतुष्ट रखे। माल की प्रमाणीकृत एवं अच्छी किस्म उपलब्ध कराना, विक्रय उपरांत सेवा प्रदान करना, मिथ्या विज्ञापन नहीं करना, उचित कीमत वसूल करना, कृत्रिम कमी नहीं होने देना, समय पर माल की सुपुर्दगी देना, उपभोक्ता वर्ग की रुचि, आवश्यकता, क्रय शक्ति के अनुसार उत्पादन करना, वितरण की कुशल व्यवस्था लागू करना, उपभोक्ता वर्ग के प्रति मृदुल व्यवहार करना, उनकी शिकायतों का शीघ्र निवारण या निराकरण करना, समाज का जीवन स्तर उन्नत करने में मदद करना, अनुसंधान को प्रोत्साहन देकर माल की गुणवत्ता में सुधार करना तथा लागत में कमी करना, उत्तम पैकिंग करना, जमाखोरी तथा कालाबाजारी नहीं करना इत्यादि बातें प्रबंधन के लिए आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व। एक संतुष्ट कर्मचारी व्यवसाय की संपत्ति माना जाता है और असंतुष्ट कर्मचारी व्यवसाय के लिए सिरदर्द। प्रबंधन का यह उत्तरदायित्व है कि कर्मचारियों के प्रति मानवीय व्यवहार किया जाए और उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाए ताकि वे दक्षतापूर्वक कार्य कर सके और व्यवसाय निर्बाध गति से चलता रहे। नौकरी में स्थायित्व प्रदान करना, प्रेरणात्मक मजदूरी प्रणाली लागू करना, मौद्रिक एवं अमौद्रिक अभिप्रेरणाएँ देना, कार्यदशाओं में सुधार करना, श्रम कल्याण, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा की उचित व्यवस्था करना, पेंशन, ग्रेजुटी, दुर्घटना बीमा, परिवार पेंशन, बच्चों की शिक्षा, पदोन्नति, प्रशिक्षण आदि की समुचित व्यवस्था करना आदि बातें कर्मचारियों के प्रति प्रबंधन के उत्तरदायित्व में शामिल होती है। तीसरा पॉइंट है समाज के प्रति उत्तरदायित्व। समाज के प्रति प्रबंधन के उत्तरदायित्व के अंतर्गत अनेक बातों का समावेश होता है, जैसे एकाधिकारी एवं शोषणकारी प्रवृत्ति का उन्मूलन करना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाए रखना, समाज के हितों के प्रतिकूल कार्य नहीं करना, समाज के कल्याणार्थ कार्य करना, जैसे चिकित्सालय, विद्यालय, मनोरंजन केंद्र, खेलकूद के मैदान, पुस्तकालय आदि में सहयोग करना, समाज के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना, समाज का जीवन स्तर उन्नत करना, हानिकारक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करना,
पर्यावरण प्रदूषित नहीं करना, दुर्घटनाओं की रोकथाम करना, कार्य का वातावरण स्वच्छ रखना आदि बातें इसमें शामिल की जाती हैं। नंबर 4 पॉइंट है व्यवसाय के स्वामी के प्रति उत्तरदायित्व। प्रबंध का दायित्व है कि व्यवसाय के स्वामी तथा विनियोक्ताओं को उनके द्वारा विनियोजित पूंजी पर उचित लाभांश दे, विनियोजित पूंजी की सुरक्षा करे, अंशधारियों के हितों की रक्षा करे, विनियोजित पूंजी का सदुपयोग करे तथा व्यवसाय की प्रगति से समय समय पर उन्हें अवगत कराए। नंबर 5 पॉइंट है पूर्तिकर्ताओं के प्रति उत्तरदायित्व। जो पक्षकार व्यवसाय में प्रयुक्त कच्चे माल, मशीन, औजार तथा अन्य वस्तुओं की पूर्ति करते हैं, उन्हें उनके माल का उचित मूल्य समय चुकाना, नए उत्पादों को प्रस्तुत करने के सुअवसर प्रदान करना, उनकी कठिनाइयों व समस्याओं का निराकरण करना, सप्लाई के लिए यथासमय ऑर्डर देना, ग्राहकों की रुचि, मांग तथा आवश्यकता से निरंतर परिचित कराते रहना आदि बातों का पालन प्रबंध द्वारा होना चाहिए। नंबर 6 पॉइंट है सरकार के प्रति उत्तरदायित्व। प्रबंध का यह उत्तरदायित्व है कि व्यवसाय के संबंध में सरकार द्वारा बनाए गए नियमों, उपनियमों तथा व्यवस्थाओं का वह अक्षरशः पालन करे, सरकारी कर का समय पर भुगतान करें, सरकार द्वारा निर्देशित विशेष बातों का परिपालन करें, मिलावट, अपमिश्रण तथा काला बाजारी के लिए सरकार के नियमों का पालन करें, सरकारी कर्मचारी तथा अधिकारी से साठगांठ ना करें, राजनेताओं के प्रभाव से व्यवसाय को मुक्त रखें, सरकार द्वारा निर्धारित औद्योगिक नीति, व्यावसायिक नीति, प्रतिबंध, आयात निर्यात नियम, विदेशी मुद्रा संबंधी नियम आदि का उल्लंघन नहीं करे। नंबर 7 अन्य राष्ट्रों के प्रति उत्तरदायित्व। प्रबंध का कर्तव्य है कि विदेशों को किए जाने वाले निर्यात में पूरी तरह सावधानी रखे, माल की किस्म, कीमत, नापतोल तथा विशिष्टताओं के प्रतिकूल परिवर्तन नहीं करे, राष्ट्र की छवि विदेशों में धूमिल हो ऐसा कोई भी कार्य प्रबंध को नहीं करना चाहिए। नंबर 8 पॉइंट है स्वयं के प्रति उत्तरदायित्व। प्रबंध का स्वयं के प्रति यह उत्तरदायित्व बनता है कि वह व्यवसाय का संचालन पूरी कुशलता के साथ करे, उचित लाभ प्राप्त करने का प्रयास करे, उत्पादन की गुणवत्ता में निरंतर वृद्धि करे, नए नए बाजारों की खोज करे, व्यावसायिक जगत में संस्था की ख्याति तथा प्रतिष्ठा स्थापित करे, उपलब्ध मानवीय तथा प्राकृतिक साधनों का सर्वोत्तम उपयोग समाज के हित में करे, स्वार्थ सिद्ध की भावना का परित्याग कर सामूहिक हित में कार्य करे, संस्था में ट्रस्टी की भांति कार्य करे, अधीनस्थ कर्मचारी वर्ग के प्रति सौहार्दपूर्ण संबंध कायम रखे, व्यावसायिक क्षमता का विस्तार करे, निर्धारित लक्ष्यों को नियत समयावधि में पूर्ण करने का प्रयास करे तथा अपने कार्य के लिए उचित पारिश्रमिक ले। यहाँ पर एक पॉइंट आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, टिस्को, आईटीसी, एशियन पेंट, निरमा, पतंजलि आदि सुविख्यात कंपनियों ने अपने निर्णयन प्रक्रिया के बुनियादी अंग के रूप में सामाजिक उत्तरदायित्व को शामिल किया है। भारत में टिस्को वह प्रथम कंपनी है जिसने सामाजिक अंकेक्षण कराया तथा यह सुनिश्चित किया कि कंपनी किस सीमा तक अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निष्पादन कर रही है। आगे की वीडियो में हम आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे।